जादुई तालाब। बहुत समय की बात है, एक गांव में कांता नाम की एक औरत अपने पति रॉकी के साथ रहा करती थी। कांता की 2 बेटियां भी थीं, जिनका नाम पीहू और कुहू था। कांता अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। वो हमेशा ही उनकी सेवा में लगी रहती थी। कांता की सास भी अपने बहू से बहुत प्यार करती थी और उससे काम करने के लिए कभी भी नहीं बोलती थी। रॉकी की एक बहन भी थी जिसका नाम प्रीति था। वो कांता से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे ही काम के लिए बोलती थी। एक दिन, माँ जी, आप बहुत थक गई होंगी, लाओ मैं आपका पैर दबा देती हूँ। कांता बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी फिक्र मत कर। अभी तो मैं बिल्कुल जवान हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ माँ जी, आप अभी जवान हो, पर मेरा तो फर्ज बनता है ना माँ जी आपके पैर दबाने का। ये सेवा तो मुझे करने दीजिए। बहू, तो इस घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी पैरों में अच्छी नहीं लगती है। लक्ष्मी हमेशा ऊपर ही अच्छी लगती है। पर माँ जी, आप मुझे कभी कोई काम करने ही नहीं देते हो। बेटी, हम तुझसे ये काम करवाएंगे क्या? काम करने के लिए तो और भी बहुत सारे लोग हैं। दोनों सास बहू आपस में बात कर रही होती है कि तभी वहाँ रॉकी आ जाता है। अरे कांता, तुम मेरी माँ से कभी भी नहीं जीत पाओगी। मेरी माँ तुम्हें कभी भी काम नहीं करने देगी क्योंकि वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है और तुमसे बहुत प्यार करती है। पर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं माँ जी का सेवा करूं जैसे और बहू करती है। कांता, तुम इस घर में रानी की तरह रहोगी। बस तुम्हें यहाँ कोई काम के लिए नहीं बोलेगा और ना ही कोई तुम्हें डांटेगा। तुम बस रानी की तरह हुक्म चलाओगे। कांता के खुशी के आंसू आने लगते हैं। उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार जो करते हैं और उसका इतना ध्यान रखते हैं। एक दिन रॉकी जमीन खरीदने के लिए गया होता है और जब वो वहाँ से आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने कांता के नाम पर जमीन खरीदी है और आपको तो पता है जो भी जमीन मेरे नाम थी मैंने सब कांता के नाम पर करवा दी है, ताकि माँ को ये ना लगे कि वह किसी अनजान के घर में रह रही है। बस इसे अपना ही घर समझ के रहे, है ना माँ? बताओ ना, क्या मैंने सही किया माँ? रॉकी की माँ अपने बेटे से कहती है, हाँ बेटा, तूने ये बहुत ही अच्छा किया। आखिर वो इस घर की बेटी है, कोई गैर थोड़ी ना है जो किसी और के नाम पर करवाई है। आखिर है तो इसी घर की ही बेटी ना। और फिर रॉकी अगले दिन अपने काम के लिए निकलता है कि रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और रॉकी के मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ये बात रॉकी के घर वालों को पता चलती है तो वो बहुत रोते हैं और रॉकी के मर जाने के कुछ दिन बाद कांता की सास अपनी बहू कांता को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, बहू, ये कुछ जरूरी कागज है, तो इन पर साइन कर दे। पर माँ जी, ये किस चीज के कागज है? बहू, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। बस रॉकी ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि वो तेरे नाम पर कोई जमीन ले रहा है, तो तेरे साइन की जरूरत होगी। अच्छा माँ जी। हाँ बहू, ले अब इस पर साइन कर दे। और कांता उन कागज पर साइन कर देती है। कांता के साइन करते ही उसकी सास के रंग बदल जाते हैं और उसकी ननंद प्रीति भी अब उससे बहुत ही अकड़कर बात करनी शुरू कर देती है और उससे बहुत बुरा बुरा कहती है। और कांता की सास भी कांता को बहुत उल्टा बोलती है। कांता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास और ननंद को क्या हुआ। वो उनसे पूछती है, माँ जी, ये आप क्या बोले जा रही हो? क्या हुआ है? आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे कहना तो मैं तुझे कब से चाहती थी, बस अपने बेटे रॉकी की वजह से ही नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसने सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर रखी थी। इसलिए मुझे इतनी मीठी मीठी बातें करनी पड़ती थी, समझी? वरना मैं तो तुझे उसी वक्त अपने घर से निकाल देती। कांता अपनी सास की ऐसी बात सुनकर बहुत रोती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास अचानक से इतनी कैसे बदल गई। कांता अपनी सास का ऐसा रूप देखकर बहुत रोती है। कांता को रोता देख उसकी दोनों बेटियां भी वहां पर आ जाती है और अपनी माँ से पूछने लगती है, माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बेटी, बस ऐसे ही। माँ, पापा की याद आ रही है ना आपको? हाँ बेटा।
तभी कांता की सास कांता से कहती है, अब तेरा इस घर में कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए अब तू यहाँ से चली जा। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? मैं भला इससे मैं अपनी बच्चियों को कहाँ कहाँ लेके घूमूंगी? मुझे नहीं पता, जहाँ भी घूमना है तू लेके घूम, पर अब बस ये याद रखना कि हम तेरे कोई नहीं है और ना तू हमारी कोई लगती है। अब अपना मुंह उठा और यहाँ से दफा हो जा। माँ जी, मैं घर में रहकर सारे काम कर लूंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। माँ जी, आप जो बोलेंगे मैं वो सारे काम कर लूंगी। माँ, इसे समझा दो, ये यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती है। इसकी वजह से मैंने कितना कुछ सहा है, अब सहने की बारी इसकी है। इससे भी तो पता चलना चाहिए ना। माँ, लगता है ये ऐसे घर से बाहर नहीं जाएगी, इसे धक्के मार के ही घर से बाहर निकालना पड़ेगा। ये सभी बातें कांता की बेटी सुनती है तो वो अपनी दादी से कहने लगती है, दादी, आप हमें घर से क्यों निकालना चाहते हो? हमने क्या किया है दादी? बेटी, अब ये किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं। बेटी, अब हमको ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। पर माँ, हमने किया क्या है जो हम ये घर छोड़कर जाएंगे? बेटी, इसकी कोई वजह नहीं है। जाओ, अब तुम दोनों अपना सामान ले आओ, हम तीनों को यहाँ से जाना होगा। ऐसे कहकर वो तीनों घर छोड़कर निकल जाते हैं और कांता की सास और बेटी प्रीति बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं अब ये सारी जमीन उन दोनों की है और अब जमीन भी उसने अपने नाम पर करवा ली थी। और यहाँ कांता अपनी बेटियों को लेकर एक घर की तलाश कर रही थी। बहुत दिनों हो जाते हैं, कांता को एक घर किराया पर मिल जाता है। कांता और उसकी बेटी रहना शुरू कर देते हैं और कांता पैसे के लिए घर में काम करना शुरू कर देती है। माँ, अब हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई अपना ही नहीं, पापा भी नहीं है और दादी ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया है। बेटी, ऐसे नहीं बोलते, भगवान है ना हमारे साथ, हम अकेले थोड़ी हैं। और मेरी बच्चियों, तुम दोनों अच्छे से पढ़ोगे और लिखोगे तभी तो हम भी अपने लिए घर खरीद पाएंगे। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और बड़ी होकर एक बड़ा सा घर खरीदूंगी। हाँ माँ, मैं भी मन लगाकर पढ़ूंगी और हम तीनों एक बड़े से घर में रहेंगे। हाँ मेरी बच्चियों, दोनों मन लगाकर पढ़ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, पर बेटा अपने लक्ष्य को मत भूलना, समझे ना दोनों बेटी अपनी माँ के लिए एक घर बनाने का सपना देखकर अपनी पढ़ाई और पूरा ध्यान लगाते हैं। और कांता भी पूरे मेहनत करके अपनी बेटियों को पढ़ाती है। एक दिन कांता बहुत बीमार हो जाती है और कुछ दिनों तक काम पर नहीं जा पाती है। माँ, आप तो बहुत बीमार हो। हाँ मेरी बच्ची, मैं बहुत बीमार हूँ और तुम दोनों को मुझसे दूर रहना चाहिए। क्यों माँ? मेरी बच्चियों, मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी तुम दोनों को भी लग जाए, समझे ना? इसलिए तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। माँ, आप अभी बीमार हो, आप ऐसी हालत में काम करने नहीं जा सकती हो। मैं वहाँ पर चली जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दोगे और कहीं नहीं। माँ, कुछ दिनों की तो बात है, मैं काम पर चली जाऊंगी। ऐसे कहकर पीहू काम पर चली जाती है और कुछ ही दिनों में कांता ठीक भी हो जाती है। पर कांता की दवाई का खर्च की वजह से पैसे कम हो जाते हैं, जिस वजह से कांता स्कूल की फीस तो जमा कर देती है, मगर मकान मालिक का किराया नहीं दे पाती है। और किराया ना मिलने की वजह से कुछ दिनों बाद मकान मालिक आ जाता है। कांता, क्या हुआ, इस बार तुमने किराया नहीं दिया? जी, बात दरअसल ये है कि स्कूल की फीस दे देने की वजह से और दवाई का खर्च की वजह से मैं इस बार किराया नहीं दे पाई, पर मैं कुछ ही दिनों में आपका किराया चुका दूंगी। यह पहली बार था, इसीलिए माफ कर रहा हूँ, अगली बार ऐसी गलती दोबारा मत करना। जी ठीक है। ऐसे कहकर कांता फिर से काम पर जाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों बाद अचानक से पीहू स्कूल से आती है और वो बहुत बीमार हो जाती है। कांता डॉक्टर को बुलाकर ले आती है, पर डॉक्टर की दवाई का कोई भी असर नहीं होता है। पीहू की दवाई का खर्च भी बहुत ज्यादा ही हो जाता है। इस बार भी कांता मकान का किराया नहीं दे पाती है और मकान मालिक गुस्सा हो जाता है और कांता को घर से निकाल देता है। ये तो क्या कर रहा है भगवान,
और भला तो कितने दुख लिखे हैं मेरी जिंदगी में। आखिर कब तक हम ऐसे ही दर दर कर ठोकरें खाते रहेंगे। अब तो रहम कर दे भगवान हम पर। और कांता एक बार फिर से बेघर हो जाती है और फिर से जंगल में अपनी बीमार बेटी के साथ भटकती रहती है। कांता बहुत ही दुखी हो जाती है और एक तालाब के पास बैठकर रोने लगती है। वो बहुत देर तक अपने आप को कोसती रहती है और रोती रहती है और तभी इस तालाब में से एक परी निकलती है और कांता से कहती है, कांता, तुमने बहुत दुख झेले हैं, पर अब तुम्हारे दुखों का दूर करने का समय आ गया है। अब तुम्हें कोई दुख नहीं रहेगा। पर वो कैसे? तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो इस तालाब के पास आकर पानी में देखकर उस चीज का नाम ले लेना, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। कांता ये सुनकर बहुत खुश होती है और फौरन ही अपनी बेटी के लिए उस तालाब से बीमारी ठीक करने की औषधि मांगती है। तालाब में से औषधि निकलकर आ जाती है और कांता अपनी बेटी को वो खिला देती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। कांता उस तालाब की मदद से एक घर और कुछ पैसे भी मांगती है। सभी हंसी खुशी रहने लगे थे।